इस बीमारी का नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन है, तो पहले भी कम इम्यूनिटी वाले लोगों को यदा कदा हुआ करता था। तो शुरुआती लक्षण में आप कैसे जानेंगे? तो ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है अभिषेक जी, इसमें कि इलाज करने के लिए भी और डायग्नोज करने के लिए भी मल्टी सिस्टम के स्पेशलिटी के डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, जैसे स्किन, ईएनटी, आई, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, इन सब चीजों का। और बिहार कोरोना की भीषण आपदा से लड़ रहा है, और कोरोना की जो है जो कहर बनकर टूटा है देश पर भी और बिहार पर भी। हालांकि कोरोना की पहली लहर ने भी कम नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने पहली लहर के मुकाबले डराया है। दिक्कत यह है कि हम जिस बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं उसके बीच एक नए और बड़े खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। और आहट क्या, उस खतरे का प्रवेश हो चुका है। नाम ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। इस पर हम बातचीत करेंगे, और ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर कई तरह के सवाल हमारे दर्शकों के जहन में भी हैं, हमारे जहन में भी है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के और देश के प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस समय आपकी व्यस्तता ऐसी है और उसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला। सर, इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से करेंगे कि दरअसल ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस है क्या, अगर बहुत आसान भाषा में अगर समझाना चाहें आप। देखिए, पहले तो हम लोग आज के दौर में जो चर्चा हो रही है वो ब्लैक फंगस की हो रही है, उसकी बात करें। व्हाइट फंगस अभी उतना नहीं चर्चा में है और इसकी उतनी गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस की जो केसेस इंक्रीज करते रहे, तो राज्य सरकार ने उसको महामारी के श्रेणी में घोषित किया है। पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीएमएस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए घोषित किया है। ये आपके दर्शकों के लिए बता दें, चूंकि जागरूक हो जाए कि इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आईसीएमआर के मुताबिक इन अस्पतालों में बनाया गया है, जहां निःशुल्क इलाज हो रहा है। अलग से डेडिकेटेड उसके वार्ड हैं और निःशुल्क इलाज के साथ दवाइयां भी निःशुल्क मिल रही है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी और अन्य दवाइयां। लेकिन अगर कोई प्राइवेट में भी अगर कोई चिकित्सक के नजर में अगर ब्लैक फंगस आता है, तो एक नोटिफाइबल डिजीज है महामारी एक्ट के तहत, तो अथॉरिटीज को नोटिफाई करें ताकि मरीजों का सुचारू इलाज चल सके और आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के मुताबिक इलाज करे और सरकार को नियमित समय पर खबर करते रहे। ये सब चीजों का प्रावधान किया गया है महामारी एक्ट में, उसको सख्ती से पालन होना है, नहीं तो नहीं पालन करने पर दंड का प्रावधान है। तो आपके दर्शकों के माध्यम से हम इस बात को लोग को जागरूक करना चाहते हैं कि जनता में मुकम्मल इलाज के लिए ब्लैक फंगस की समुचित व्यवस्था की गई है। प्राइवेट में भी अगर जो लोग भर्ती होते हैं उनको अगर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की जरूरत होती है तो वो रिक्विजिशन करेंगे, रिक्विजिशन के बाद सरकार उपलब्ध कराएगी। तो प्राइवेट में भी दवाई का निःशुल्क उपलब्धता है, तो इलाजें हो रहे। जी सर, लंबा अनुभव है आपको लोगों के इलाज का, और जिस पेशे में आप हैं प्रख्यात चिकित्सक माने जाते हैं। ब्लैक फंगस क्या कोई नई बीमारी है? बिल्कुल नई बीमारी है, या फिर ब्लैक फंगस या ब्लैक फंगस से मिलती जुलती कई केसेज आपके सामने पहले भी आते रहे हैं? देखिए, ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो फंगस इन्फेक्शन जिसको म्यूकोरमाइसिटिस नाम के फंगस के द्वारा होता है, और इस बीमारी का नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, तो पहले भी कम इम्यूनिटी वाले लोगों को यदा कदा हुआ करता था। ये एक रेयर डिसऑर्डर है, बहुत रेयर था पहले। आज के समय में इसकी महत्ता इसलिए बढ़ी है कि कोविड-19 के जो मरीज इलाजरत थे उनमें बहुतों को ऑक्सीजन चला, लंबे दिन तक स्टेरॉइड चला, वो वेंटिलेटर पर गए। तो ऐसे मरीज जो रिकवर होने के बाद भी उनकी इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे मरीज जो इम्यूनिटी कम है वो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन या म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ससेप्टेबल हैं या हाई रिस्क केस हैं। या वैसे मरीज जो कि
लंबे दिनों तक उन्होंने इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग चला है, जैसे वो आर्थराइटिस के लिए या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लोगों को चला हो, तो ऐसे मरीजों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है और कोविड-19 होकर के इम्यूनिटी और कम हुई है। नॉर्मल इम्यूनिटी वाले इंडिविजुअल को ये इफेक्ट नहीं करता है। तो पहले तो है कि रेयर डिसऑर्डर है, नॉर्मल लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता है। कोविड-19 से रिकवर्ड लोग भी अगर नॉर्मली रहे हैं तो उनको भी इन्फेक्ट नहीं करेगा। केवल हाई रिस्क कुछ एक केसेस में लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो ये जागरूकता जरूरी है कि जो मरीज इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग पे रहे हैं आर्थराइटिस के कारण या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के कारण और उनको कोविड हुआ हो, या कोविड के दौर में जो ऑक्सीजन चला, तो ऑक्सीजन की जो इसलिए कहा जाता है कि चिकित्सकों को एक हिदायत दी जा रही है कि अगर ऑक्सीजन चले तो नेजल ट्यूबिंग के पाइप को बीच बीच में बदलते रहें। और कोविड पेशेंट अगर एडमिट हैं और एडमिट अगर रहें तो उनको भी स्टेरॉइड का यूज जो है वो जुडिशियस यूज हो, रैम्पेंट यूज नहीं हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का इम्यूनिटी कम होता है, वो ज्यादा हाई रिस्क पर जाते हैं। तो जो हाई रिस्क पेशेंट है वो सजग रहे कि उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस न हो, और वो प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए तैयार रहेंगे। तो पहले जागरूकता रहेगी कि कौन अगर हाई रिस्क में है तो दो बातें होंगी, वो व्यक्ति अपना बचाव करेगा, दूसरा अन्यथा जो अन्य सामान्य व्यक्ति जो आज के दिन में घबराहट में है कि कहीं उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं, तो उन व्यक्तियों में पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, कोविड से रिकवर किए हैं, हाई रिस्क व्यक्ति नहीं है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सर कई सवाल हैं ब्लैक फंगस से जुड़े हुए, लेकिन एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करेंगे, क्या आप ये कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस जैसे केसेस पहले भी आते रहे हैं, लेकिन चूंकि ब्लैक फंगस का नेचर यह है, प्रकृति यह है कि अगर इम्यूनिटी किसी की कमजोर होगी या बहुत ज्यादा कमजोर होगी तो वो ब्लैक फंगस अटैक करेगा उस व्यक्ति पर। और चूंकि कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस को लेकर इतना पैनिक या ब्लैक फंगस की चर्चा या फिर उसके मरीज इसलिए भी ज्यादा मिलने लगे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से इम्यूनिटी पहले ही डिस्टर्ब हुई है या फिर इम्यूनिटी इन्वॉल्व हुई है कोरोना से लड़ने में। और दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन को लेकर भी काफी पैनिक रहा है, ऑक्सीजन की कमी कह लें, ऑक्सीजन की मारामारी कह लें, और घर पर भी ढेरों लोगों ने ऑक्सीजन लिया है और घर पर ही ऑक्सीजन के सहारे उनका उपचार चला है। तो ऑक्सीजन देने में, ऑक्सीजन देने का जो तरीका है, जो प्रॉपर तरीका है, अगर वो सही नहीं है और सही तरीके से ऑक्सीजन न दिया जाए मरीज को तो ब्लैक फंगस का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है। ये ठीक ठाक मैं समझ पा रहा हूं? अभिषेक जी, आपने एकदम सही कहा कि जो नेजल कैनुला से जो हम मास्क वगैरह से जो देते हैं ऑक्सीजन, उसकी अगर बदलाव न किया जाए, सफाई न किया जाए, तो नेजल कैनुला के कारण वो एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा, कोरोना काल में स्टेरॉइड दी जाती है, लेकिन स्टेरॉइड का रैम्पेंट यूज अगर हो जाए, अगर दवा के दुकान से बिना चिकित्सकीय सुपरविजन के स्टेरॉइड लिया जाए तो उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए हाल के दिनों में ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा हुआ है। यही कारण आपने ठीक समझा है। सर एक चीज हम समझना चाहेंगे आपसे कि ब्लैक फंगस कैसे, जैसे अगर अस्पतालों में बिहार में जो, अगर मेरा डाटा ठीक है, मेरी समझ ठीक है, तो 167 के आसपास मरीज मिले हैं बिहार में। तो अस्पतालों में जिन मरीजों का कोरोना का इलाज चल रहा है उनको ब्लैक फंगस हुआ और आपने शुरू में ही बताया कि उसका एक अलग प्रोटोकॉल है और उनको इलाज अस्पतालों में मिला है और उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। घर पर अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि कोविड के जो ज्यादातर मरीज होते हैं वो घर पर अपना उपचार करते हैं, अगर कोई व्यक्ति घर पर अपना उपचार कर रहा है कोरोना का, घर पर आइसोलेट है और उसको पता है कि वो कोविड पॉजिटिव है और घर पर दवाई ले रहा है या जो जरूरी प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहा है, तो कैसे उसके लक्षण क्या है, कैसे उसको पता होगा कि वो ब्लैक फंगस का शिकार हो चुका है और उसको अब डॉक्टर से जांच की जरूरत है, डॉक्टर की सलाह की जरूरत है? पहले तो अभिषेक जी बचाव, उसके बाद लक्षण। तो जो कोरोना के व्यक्ति अगर घर में भी उपचार कर रहे हैं, तो अगर स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं कोरोना काल में, कोरोना के इलाज के लिए, तो कोई नीम हकीम खतरे जान न करे, चिकित्सक के सुपरविजन में ही स्टेरॉइड ले, क्योंकि स्टेरॉइड ज्यादा लेने से इम्यूनिटी कम होता है। इसके अलावा अगर घर में ही वो ऑक्सीजन ले रहे हैं
तो ऑक्सीजन के जो नेजल ट्यूबिंग है, जो मास्क है, उसको समय समय पर बदलते रहें। ये दो चीजें तो कोरोना के इलाज के दौरान की बात हुई। डायबिटिक अगर हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो उनकी इम्यूनिटी और लो होगी, वो ससेप्टेबल होंगे। और स्टेरॉइड लेने से भी ब्लड शुगर भागता है। तो सारी चीज को बैलेंस करना है चिकित्सक के निगरानी में। अगर होम आइसोलेशन में है, होम ट्रीटमेंट में है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सारा कुछ चिकित्सक की निगरानी में हो। दवाइयां इसके साथ, जब चिकित्सक कहें कि आपको भर्ती होना हो तो भर्ती हो जाए। खुद किसी अपने से ज्यादा स्व उपचार खुद ना करे, एक ये हो गया। दूसरा, आप कोरोना से ठीक हो गए तो भी जो आपको रिस्क फैक्टर है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का, वो रह जाता है। तो बचाव कैसे? तो पहला बचाव है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के छोटे मोटे नुस्खे जो होते हैं कि आप कोरोना काल के इलाज में अगर हैं आप, तो आपके ठीक होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण सकारात्मक बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड, घबराना नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए अगर आप जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, जो चीज की आप अपने जो आपके इष्ट देवता हैं उनका करते हैं, तो आप अगर सकारात्मक व्यवहार रखेंगे अपना, तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। थोड़ा वॉक करें, फिजिकल एक्सरसाइज, खान पान में फल सब्जी, ब्लड शुगर कंट्रोल, और जो ड्राई फ्रूट्स, सोना और स्ट्रेस फ्री रहना, ये बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आप ब्लैक फंगस आपको या तो ना होगा, या होगा तो आप उसे लड़ाई कर सकेंगे। दूसरा जो है कि ब्लैक फंगस के स्पोर्स का एंट्री नाक के माध्यम से होता है। तो आप घर चले भी गए हैं ठीक होने का, या घर में ही आप ठीक हुए हैं और आपको गार्डनिंग का शौक है, या डस्टी एटमॉस्फेयर में जाना है, तो मास्क का उपयोग ना छोड़ें। और अगर अपने हाथ से गार्डनिंग करते हैं, मिट्टी धूल करते हैं, तो हाथ में ग्लव्स लगा लें ताकि फंगल स्पोर्स आपके नाक से ना जाए। और अगर नाक में जैसे जाने का रहता है, नाक में जाने का, तो आप घर जाके भी स्टीम इनहेलेशन और बीटाडीन डाइल्यूट करके उसे नाक में सुड़ के कि वो फ्लश करेगा। तो इन सब चीजों से स्पोर्स ना जाएगा, और जाएगा तो फ्लश हो जाएगा। और इसके बाद ये जानना है कि शुरुआती लक्षण हो तो आप चिकित्सकीय सलाह लें, ताकि शुरुआती लक्षणों में इलाज करने में म्यूकोरमाइकोसिस पूरी तरह से इलाज ठीक हो सकता है। ज्यादा छोड़ देने पर गंभीर समस्या आती है, तो ये लाइलाज नहीं है। तो पहले तो ये रेयर डिसऑर्डर नहीं है, सबको नहीं होता है। दूसरा, ये लाइलाज नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। समय पर चिकित्सकीय उपचार आप लें। तो शुरुआती लक्षण में आप कैसे जानेंगे? तो ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है अभिषेक जी, इसमें कि इलाज करने के लिए भी और डायग्नोज करने के लिए भी मल्टी सिस्टम के स्पेशलिटी के डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, जैसे स्किन, ईएनटी, आई, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, इन सब चीजों का, फिजिशियन, इन सब चीजों का जरूरत पड़ता है। उसी पर आप देखेंगे तो लक्षण वहीं आते हैं। जैसे वो नाक से गया तो नाक में ब्लॉक करेगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, नाक के साथ आपको खून का ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। वहां से साइनस में जाएगा तो साइनस में भी आपको डिस्चार्ज होगा वहां से। अगर आपका मुंह से गया है तो आपके तालू वगैरह में ब्लैक कलरेशन, वो दांत हिलने लग सकता है, दांत को भी वो खा लेता है, पैलेट तालू खा लेता है वो, तो ब्लैक कलरेशन होंगे वहां पे, दांत हिलता नजर आएगा आपको अगर दांत से आप जा रहा है तो। स्किन में ब्लूइश कलरेशन होगा। अगर आंख तक गया तो आंख में ब्लैक कलरेशन, आंख में दर्द, लाली, रोशनी कम होना, दो दिखना, आंख का बाहर आना, इन सब चीजों का वहां होगा। और अगर आप ब्रेन में चला जाता है तो आंखों में दर्द होना, सर में दर्द, चक्कर आदि व्याधियां होंगी। अगर वहां से आपके लंग्स में गया तो बुखार, खांसी, दम फूलना, तो इन सब चीजों का शुरुआती लक्षणों में आप दूर तक ना जाने दे। जैसे ही आप लगे कि नाक में, तालू में, सब में, स्किन में हो रहा है, आप चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि ब्रेन में जाएगा, आंख तक जाएगा तो थोड़ा सा फैलाव हो जाता है। तो शुरुआती लक्षणों में आंख तक भी जाए तो कोई बात नहीं, ब्रेन तक जाने से दिक्कत होता है। तो सर क्या ये जरूरी है कि जो लोग कोरोना के मरीज हैं, ब्लैक फंगस उन्हीं पर अटैक करता हो, या फिर जो लोग कोविड पेशेंट नहीं हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उन पर भी इस तरह का खतरा है? स्वस्थ व्यक्तियों को म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से कोई खतरा नहीं है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्तियों में कुछ है तो उसमें कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, घबराहट करने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना से रिकवर्ड व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी कम है
और उनके जो रिस्क फैक्टर हमने बताए हैं वही सजग रहें। जैसे अन्य व्यक्तियों में भी सजग अगर होते हैं, चूंकि देखिए म्यूकोरमाइकोसिस से अगर सामान्य व्यक्तियों को 50 बार मैं बता दूं कि उन्हें खतरा नहीं है, ताकि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के जो टिप्स हैं वो सामान्य व्यक्ति भी करे। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्लीप, ये सब चीजों तो सबके लिए कि सबकी इम्यूनिटी बूस्टअप रही है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी है, हमारे आपके लिए भी है। इससे सर हम लोग आपने बहुत अन्य व्याधियों से बचे थे। सर आपने एस्टेरॉइड की चर्चा की। एस्टेरॉइड से जाहिर तौर पर इम्यूनिटी को प्रभावित करता है एस्टेरॉइड, ऐसा मैंने भी पढ़ा है। क्या सही है वो आप बताएंगे, और आपने बताया भी। जो मेरी जानकारी है वो जानकारी यह है कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो उनकी जो दवाएं होती हैं उसमें भी एस्टेरॉइड होता है। अगर मैं ठीक हूं तो जैसे मैं भी डायबिटीज का पेशेंट हूं, डायबिटीज का मरीज हूं, और कई तरह की दवाएं डायबिटीज की लेता हूं चिकित्सक की सलाह पर। तो एक जो बातें सामने आती है कि स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो लोगों को डर लगता है जाहिर तौर पर कि भाई मैं डायबिटीज का मरीज हूं और दवाई ले रहा हूं, मेरी इम्यूनिटी कमजोर होगी। क्या ऐसे मरीजों को डरने की जरूरत है अगर उनकी दवाओं में स्टेरॉइड वाकई है तो, अगर मैं ठीक हूं तो? देखिए, डायबिटीज के दवा में स्टेरॉइड नहीं होता है अभिषेक जी, लेकिन स्टेरॉइड लेने से डायबिटीज का बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ता है। स्टेरॉइड लेने से इम्यूनिटी घटता है, ये बातें सच है। लेकिन स्टेरॉइड की दवाइयों का सेवन कुछ बीमारियों में लाइफ सेविंग हो जाता है। कोरोना के सीवियर केसेस में, मॉडरेट केसेस में स्टेरॉइड दी जाती है, लेकिन वही है, स्टेरॉइड का एक जुडिशियस यूज करना है। जितना कम से कम स्टेरॉइड देंगे हम, और ताकि बीमारी भी ठीक करनी है। स्टेरॉइड को हम बंद नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल में स्टेरॉइड एक मैनेजमेंट का बड़ा हथियार रहा है, तो स्टेरॉइड देना है, लेकिन चिकित्सकीय सलाह पर रैम्पेंट यूज ना हो, कम से कम यूज हो कि हम बीमारी ठीक करके उसको हम कर लें। और स्टेरॉइड के कारण अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल होता हो तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की अन्य दवाइयां दी जाए ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। इसीलिए स्टेरॉइड एक दोधारी तलवार है, लेकिन देना भी जरूरी हो तो देना है, लेकिन वो उचित चिकित्सकीय सलाह पर और उचित चिकित्सकीय अनुश्रवण पर। सर आखिरी सवाल है हमारा आपसे, और सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को बहुत डराया है। कोरोना की पहली लहर के मुकाबले अगर बात करें तो कोरोना की पहली लहर का जब पहली लहर से जब लोगों का सामना हुआ तब हमारे पास वैक्सीन वगैरह नहीं थी। दूसरी लहर ने डराया है, दूसरी लहर ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार भी ज्यादा रही है, मौतों के जो आंकड़े हैं वो भी तेजी से बदलते रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। तो वैक्सीन ले चुके लोगों को क्या जैसे कोरोना का खतरा कम है, वैसे ही क्या ब्लैक फंगस का खतरा कम है? और कोरोना के मुकाबले ब्लैक फंगस के मरीजों के रिकवर होने की संभावना कितने प्रतिशत होती है? पहले ब्लैक फंगस पर हम बोल दें, ब्लैक फंगस के मरीजों की रिकवर करने की संभावना अच्छी खासी है। अगर शुरुआती लक्षणों में हम पकड़ लें तो पूरी तरह इलाज होता है। अब डायग्नोज करने के लिए जो हमने बताया, डायग्नोज करने के लिए केओएच टेस्ट और सीटी स्कैन या एमआरआई कराएं कि उसका एक्सटेंट मालूम हो। और मैनेजमेंट के लिए, जैसा हमने मैनेजमेंट के लिए क्या है, इस सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में इसका इलाज चल रहा है। उसके लिए जो दवाइयां हैं, पानी चढ़ाया था, हाइड्रेशन मेंटेन की जाती हैं, और दवाइयां जो एम्फोटेरिसिन भी है वो निःशुल्क सरकारी अस्पताल में और रिक्वेशन करने पर प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध है। अन्य दवाइयां हैं, टैबलेट पोस्कोनाजोल, ये सब अगर माइल्ड मॉडरेट केसेस में दी जाए तो पूरी तरह ब्लैक फंगस ठीक हो जाता है। ज्यादा बढ़ने पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन की जरूरत पड़ने में कभी कभी हमें तालू जबड़ा निकालना पड़ता है और आंखें भी निकालनी पड़ सकती है। उससे सीवियर होने पर कभी कभी जाने भी जा सकती हैं। लेकिन सारी चीजों का अर्ली डायग्नोसिस, पहला प्रिवेंशन, उसका अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, तो पूरी तरह इलाज रहता है, यदि ठीक है। दूसरा आपने पूछा वैक्सीनेशन पर, तो वैक्सीन के बारे में ये हमारा भारतवर्ष को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमने 2 वैक्सीन भारतवर्ष में बनाए, और इतनी बड़ी आबादी में भी फेज वाइज वैक्सीनेशन कर रिकॉर्ड टाइम पर 19 करोड़ वैक्सीन हमने दिया। और ये दोनों वैक्सीन के लिए पूरा विश्व हमारे भारतवर्ष को देख रहा था कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश कैसे वैक्सीन देगा। अभिषेक जी, वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है जो कोरोना से हमें जंग में जीत दिलाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वैक्सीन को लेके
राजनीतिक पार्टियों के तूतू मैमे के चक्कर में भोली भाली जनता में भ्रम हुआ और लाभुकों की संख्या कुछ घट गई। वैक्सीन, मैं फिर कह रहा हूं, वैक्सीन वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया हुआ है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। राजनीतिक जद्दोजहद में, राजनीतिक पेच में इसे कृपया न फंसाया जाए। और हम लोग पूरी तरह, हम लोग सारे लोग, मीडिया के लोग, जनता, हम लोग सबका अब एक ही काम है कि सबको प्रेरित करें कि वैक्सीन लें। वैक्सीन के सेफ्टी, एफिकेसी, भ्रष्टाचार, अन्य चीजों का राजनीतिक उठा पटक में जनता ध्यान न दे। वैक्सीन लेना है, वैक्सीन जैसे से दिया जा रहा है वो लेना है। वैक्सीन कहीं घट नहीं रही है। वैक्सीन को केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने फेज वाइज दिया ताकि कंफ्यूजन न हो, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सके। तो वैक्सीन के लिए पूरी हम लोग सारे लोग एकजुट हो जाएं और जनता को प्रेरित करें कि वैक्सीन ले। कहीं आधे घंटे के लाइन लग गए तो उसमें लोग सिनेमा का टिकट लेने के लिए 2 घंटे लाइन लग जाते हैं, और अगर 10 मिनट अगर वैक्सीन लेने में देरी हुआ तो बड़ी बड़ी कहानियां होने लगती हैं। कृपया इसमें ना जाएं। हम लोग को वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेने से ही कोरोना में जंग, हम भारतवर्ष कोरोना से जंग जीतेगा। इसी तरह के वैक्सीन में हुआ पो न जाए। जो कोरोना बीमारी से उठे हैं उनके लिए गाइडलाइंस आई हैं कि 3 महीने, रिकवरी के 3 महीने बाद वो वैक्सीन लें। और वैक्सीन लेने के डोजेस का भी वो चेंजेस आते हैं। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं उनको उसी तरह शिरोधार्य करें। उनके बीच में यह कहना कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है इसलिए डोज बढ़ा रही है, टाइम बढ़ा रही है, इन सब बातों में न जाएं। हम जनता हैं, हम जनता है। वैज्ञानिकों पर भरोसा करें, डॉक्टर पर भरोसा करें, अपनी जो पदधारियों पर भरोसा करें, और हम वैक्सीनेशन के जो चीजें आ रहे हैं उनको हम ग्रहण करें और लोगों तक पहुंचाएं। वैक्सीन से जाहिर तौर पर आप जैसे चिकित्सकों ने ही बताया है इस देश को कि जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन से जो कोरोना का खतरा होता है वो उन लोगों पर कम हो जाता है जो वैक्सीन ले चुके होते हैं, चाहे वो पहली डोज हो और दूसरी डोज के बाद तो खतरा बहुत कम हो जाता है। हम ये समझना चाह रहे थे सर अपने इस आखिरी सवाल में कि ठीक है, जिन्होंने वैक्सीन ले ली उन पर कोरोना का खतरा कम है, उनको कोविड अगर होगा भी तो वो खतरे वाली स्टेज में नहीं जाएंगे या फिर वो कोविड के संक्रमण से बचे रहेंगे। दोनों स्थितियां और परिस्थितियां इस देश ने देखी है। अगर अपवाद छोड़ दे तो क्या जिन्होंने कोविड का वैक्सीनेशन ले लिया है उनको अगर कोविड होता भी है तो वो ब्लैक फंगस से भी बच जाएंगे? ये समझना चाह रहे थे सर आप से हम। देखिए, वैक्सीनेशन से या कोई चीज 100% नहीं होता है। मनुष्य के शरीर की संरचना अलग होती है, लेकिन वैक्सीनेशन काफी इफेक्टिव है, हम यही जाने। और वैक्सीनेशन जिसको होता है, अगर संक्रमण से बचाव होता है तो न केवल संक्रमण से वो व्यक्ति बचता है बल्कि अपने घर परिवार के आगे एक सुरक्षा चक्र बनता है। एक ये कोरोना के चेन को तोड़ता है, तो चेन टूटता है उससे। और दूसरी बात कि अगर होगा भी तो उसकी लक्षण कम होंगे। लक्षण अगर कम होंगे तो आपको स्टेरॉइड का सेवन नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन नहीं लगेगा, आप वेंटिलेटर पर नहीं जाएंगे, तो निश्चित ही संक्रमण से जीतेंगे। अगर संक्रमण से आएंगे तो आप करीब करीब सामान्य रहेंगे और आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का खतरा नेग्लिजिबल होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्लैक फंगस को लेकर जो लोगों के जहन में सवाल है और ब्लैक फंगस को लेकर जो जरूरी जानकारी और बहुत सरल भाषा में और बेहतर तरीके से दी जा सकती थी वो आपने दी है, तो अपनी दर्शकों की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, हमें आपसे बातचीत करके अच्छा लगा और आपने इतने व्यस्त समय में आज चिकित्सकों की जो व्यस्तताएं हैं और खासकर प्रख्यात चिकित्सकों की जो जाना माना नाम है चिकित्सा जगत में, चाहे देश में चाहे बिहार में, और बावजूद इसके आपने वक्त निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू आपका सर, धन्यवाद। और इस पूरे भी धन्यवाद अभिषेक जी। आपके दर्शकों को, सब लोग को है भाई, वो स्टे होम, स्टे सेफ, 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क जरूरी है, हैंड हाइजीन, और सबसे ऊपर में भाई आप वैक्सीन जरूर लें। किसी तरह के धोखे में, किसी तरह के भ्रम में ना पड़े। थैंक यू अभिषेक जी।